ये हमने देख लिया था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैब से भी धीरे धीरे कंपनी ने ऑल ओवर इंडिया में अपना कब्जा जमा लिया था. नाउ द कंपनी हैज एक्वायर्ड ऑलमोस्ट ऑल इंडिया अप टू 1857. So in this way the British territory expanded, and from trade to territory they have acquired. Now there was requirement of new administration. British ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो ट्रेडर्स थे, वो तो व्यापारी थे, लेकिन अब यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, अदरवाइज वो कैसे उसे होल्ड कर पाएंगे. ट्रेडर्स तो नहीं होल्ड कर सकते जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ना हो. तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, तो कंपनी ने इसके लिए प्रेसिडेंसीज बनाई और 7 प्रेसिडेंसीज में गवर्नर रखे. एंड ऑल दोज गवर्नर्स के ऊपर कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वारेन हेस्टिंग्स थे. ठीक है. उन्होंने 2 अदालत बनाई, एक सिविल कोर्ट एंड अदर वे वाज क्रिमिनल कोर्ट. ठीक है. सिविल कोर्ट का मतलब है दीवान. आइए प्लीज. सिविल कोर्ट का मतलब है दीवानी और दूसरा क्रिमिनल कोर्ट का क्या मतलब है, फौजदारी अदालत बनाई. इतना किया था. तो ब्रिटिशर्स ने न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया. उसके बाद जो मुस्लिम पर्सनल थे उनके कोर्ट्स में काजी रखे गए, मुफ्ती रखे गए. काजी कौन होते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं और वो कुरान के बारे में जानते हैं, तो वो कुरान के अनुसार ही सजा देंगे. मुस्लिम के लिए और हिंदुओं के लिए 11 पंडित बुलाए गए, दैट इज धर्मशाला से. धर्मशाला उत्तराखंड में है. और वहाँ से उनसे कहा गया कि वेदों को आप स्टडी करो और एक लॉ बनाओ, वो हिंदू लॉ बने. तो पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हिंदू लॉ अलग थे और मुस्लिम लॉ अलग थे. अभी भी कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारे यहाँ चल रहे हैं. ठीक है. तो जो यहाँ पर यूरोपियन जजेस थे उनके लिए फ़ायदा हो गया कि वो उसके हिसाब से ही चलते रहे. अच्छा, अब हम देखेंगे कि कंपनी की आर्मी में 2 तरीके के लोग थे. एक इन्फेंट्री थे और कैवलरी. करेक्ट. कैवलरी घुड़सवार को कहते हैं, और जो इन्फेंट्री पैदल सेना को कहते हैं. पैदल सेना के पास तलवार थी और क्रॉस बो थे. क्या थे, क्रॉस बो यानी जो धनुष बाण, और तलवार थी. जबकि कैवलरी के पास मस्कीट, बड़ी बड़ी बंदूकें होती थी, मस्कीट थी. ठीक है. ये सारी चीज थी. कैवलरी आपकी बुक में दिखाया भी गया है. तो इन दिस वे नाउ द कंपनी आर्मी की कैसी थी, कंपनी आर्मी. सो नाउ कंपनी आर्मी में क्या किया था, देयर वाज द सवार्स. देयर वर सवार को पैदल भी कह सकते हो या फिर इन्फेंट्री भी कह सकते हो. इसे पैदल कहा जाएगा. एंड दूसरे कौन थे, कैवेलरी, जो कि घुड़सवार थे. ओके. सो दैट इज कैवेलरी ऑन हॉर्सबैक एंड इन्फेंट्री. देयर वर कैवेलरी को उन्होंने सवार का, यहाँ सवार नहीं किया ऐसे. सो देयर वर सवार यहाँ से लाते हैं. कैवेलरी को सवार बोलते हैं. जो किसी पे सवारी करे उसे क्या कहेंगे, सवार. एक पैदल और दूसरा सवार, दैट इज हॉर्सबैक. अब जरा देखो कि जो भी द ट्रेनिंग वाज गिवन ऑफ आर्चरी, आर्चरी की ट्रेनिंग दी जाती थी. एंड ऑल्सो मस्केट एंड मैच लॉक्स. ट्रेनिंग was given of archery. आर्चरी का मतलब है तीरंदाजी. एंड मस्कट्स एंड मैचलॉक्स.
ये सब गन थी जो भी पाउडर आर्म्स, मस्केट्स एंड मैचलॉक्स, इनकी ट्रेनिंग दी जाती थी। ओके, इनका एक अपना मिलिट्री कल्चर था। सोल्जर्स यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग लेते थे एंड ड्रिल एंड डिसिप्लिन सीखते थे। जो सोल्जर्स थे दैट इज टेक ट्रेनिंग इन यूरोपियन स्टाइल। अभी हमारे यूरोपियन स्टाइल में नहीं है, अभी सावधान विश्राम होता है, लेकिन पहले के समय में अटेंशन बोला जाता था। अटेंशन, तो वो अटेंशन में आज भी बोलते हैं। हाँ, तो उस तरीके से लेते थे और उनको ड्रिल दी जाती थी, दौड़ाया जाता था, डिसिप्लिन सिखाया जाता था। यूरोपियन स्टाइल दे लर्न ड्रिल एंड डिसिप्लिन। ये सब वो सीखते थे। नाउ सिपाही वर मोस्टली इंडियंस। सिपाही कौन कौन से थे? एंड द कैवेलरी पर्सन वर मोस्टली यूरोपियंस। ये बात समझ आ गई? तो सिपाही यानी सिपाही, सिपाही सिपाही पैदल वाले थे, वर मोस्टली इंडियंस। वाई? कैवेलरी कौन थे? यूरोपियन। वर मोस्टली यूरोपियंस। कैवेलरी कंट्रोल सिपाही, ये चीज है। अब जरा देखिए, the company came to exercise direct rule over 63% of territory and 78% of Indian subcontinent. कंपनी के पास 63% लोगों का सीधा कंट्रोल था, डायरेक्ट रूल, और इनडायरेक्टली वो 78% को रूल करती थी। 28% लोग अभी भी कंपनी के अंदर में नहीं थे, जैसा कि हमने नॉर्थ ईस्ट में देखा कि असम उनके अंदर में नहीं आया था, तमिलनाडु उनके अंदर में नहीं आया था, केरला नहीं आया था, कुछ जगह नहीं आई, लेकिन मोस्टली आ गई थी। 78% तक आ गई। जो सिपाही थे उन्होंने ही आगे चल करके फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया का किया। देखिए आगे लिखा है स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका, अगली हेडिंग है स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका। तो कंपनी ने Dutch training ships reached southern Africa in 17th century. Soon as slave trade began, people were captured, chained and sold in slave market. And there were 36 privately owned slaves in Cape, located in southern tip of Africa. A visitor to the Cape has left a moving account of what he saw in slave auction. ये देखिए, जब आप यहाँ देखते हैं तो इस तरीके से ये तो इंडिया है, और ये इटली है, ये स्पेन है, ये फ्रांस है, ये क्या है? दैट इज ये है इंग्लैंड। इंग्लैंड को ब्रिटिश रूल कहा जाता है। ब्रिटिश रूल, हाँ। चार इसमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, चार अलग अलग कंट्रीज एक साथ यूनिफाइड हो गए, तो उसे कहा गया यूनाइटेड किंगडम, या इसे क्या कहा गया है कि दैट इज ग्रेट ब्रिटेन। इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। हाँ। तो अब ये जो लोग करते थे, और यहाँ पर ये नीदरलैंड था, यहाँ क्या था? नीदरलैंड। नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता था। डच। अच्छा, ये था केप टाउन, इसका दूसरा नाम क्या है? केप ऑफ गुड होप दिया गया। तो ये लोग जो थे, डच लोग यहाँ आते थे, तो डच लोगों ने क्या किया था? डच में ही आपको मालूम होगा कि वास्को डी गामा एक डच था,
और उसने क्या किया था, भारत की खोज की थी। सी रूट को देखा था कि नहीं? हाँ। तो इसमें दिखाया गया है कि बहुत सारे लोग, यहाँ स्लेव ट्रेडिंग होती थी, 36,000 लोग स्लेव पकड़े गए थे, एक राइटर ने लिखा, जिस समय स्लेव ट्रेडिंग पर थी। तो यहाँ के मार्केट में ओपनली स्लेव्स को बेचा और खरीदा जाता था, ऐसा लिखा गया। तो ब्रिटिशर्स स्लेव की ट्रेडिंग भी करते थे। ओके, अब हम देखेंगे कि एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइजेस देखो। Now, that is from trade to territory. अब देखिए, from trade to territory PDF. Okay, let us now see the exercises. Okay, now अब देखो एक्सरसाइजेज में आ जाओ। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया और सबसे लास्ट में देख लिया कि उनकी कैवेलरी कैसे दिखती थी। टीपू सुल्तान देख लिए, उनके बच्चे देख लिए कि दोनों कैसे होस्टेज हैं, ये भी देख लिया। ये टीपू सुल्तान को कैसे टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, ये देख लिया। और वॉरेन हेस्टिंग, ये हमारा पहला गवर्नर जनरल था, दिस वी हैव सीन। और ये रानी चन्नम्मा जो कित्तूर की शासक थी, इन्होंने अंग्रेजों की सत्ता को नहीं स्वीकार किया, रानी चन्नम्मा, और उनके खिलाफ लड़ाई की। आगे हमने ये भी देखा कि महाराजा रणजीत सिंह का शासन कैसा था, इनकी एक ही आंख थी। हाउएवर ये महाराजा रणजीत सिंह ये थी, इनका दरबार दिखाया गया पंजाब में कैसा था। फिर एक और भी चीज़ दिखाया गया है कि सुरेंद्र सत, वीर सुरेंद्र सत, इसने भी अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई की अवध में। वीर सुरेंद्र सत के बारे में बताया गया है। ये दिखाया गया कैसे इनका जो ऑरेंज पोर्शन था वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ब्रिटिश रूल 1857 में 65% तक हो गया और 78% पे और इनका रूल रहा। फिर आगे ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो वॉरेन हेस्टिंग था उसका ट्रायल किया गया। वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, लेकिन वो करप्ट था, भ्रष्ट था, वो खूब पैसा लूटा। और बाद में उसका ट्रायल हुआ, कहाँ पे ट्रायल हुआ? ब्रिटेन में। और फिर उसको सजा दी गई, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब है महाभियोग। उस पर देशद्रोह का आरोप लगा, दैट इज चार्जेस ऑफ ट्रीजन। देशद्रोह का मतलब क्या है? कि देश के साथ गद्दारी करने का, चार्जेस ऑफ ट्रीजन, और उसको महाभियोग की वजह से हटा दिया। मतलब इनको पैसे चुराने के लिए सजा दी गई। हाँ, ये शिप में भर के पैसे ले गया था। फिर इसके बाद हमने देखा कि उस समय जो कैवेलरी थी वो इस तरीके से चलती थी। और ये भी देखा हमने कि कैसे स्लेव की ट्रेडिंग होती थी। तो कंक्लूड करने के बाद अब हम यहाँ पर आ गए हैं, आपको बताना है कि दीवानी का क्या मतलब है। तो दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट लैंड, राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। सेकंड, टीपू सुल्तान। टाइगर ऑफ मैसूर कौन है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। नेक्स्ट इज फौजदारी अदालत। क्रिमिनल कोर्ट। रानी चन्नम्मा। due to an anti-British movement in Kittur. ठीक है, that is led anti-British movement।
इन टिप्टू। अगला देखिए, fill in the blanks. The British conquest of Bengal began with the Battle of. प्लासी प्लासी So second का A part है Battle of Plassey। ठीक है, प्लासी की स्पेलिंग देखो। ई का होगा क्या? ये बनाए ई का प्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर रूलर ऑफ मैसूर मैसूर। Now, Dalhousie implemented the doctrine of लैप्स हड़प करने के लिए। लैप्स का मतलब कि हड़प हो जाएगा, जिसका कोई एक नेचुरल हायर नहीं होगा, हड़प हो जाएगा। मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन, किस पार्ट में होगा? दैट इज साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट होगा। मैं चेक कर लेता हूँ। पहले जगह पे है नाउ फ्रॉम ट्रेड टेरिटरी सॉल्यूशंस। सर प्लासी कहाँ पे है? ये कहीं पर बंगाल में ही होगा प्लासी। ठीक है, नाउ अच्छा, बंगाल में। from trade to territory solutions. दो these were, जो सिपाही भी था क्या? सिपाही भी लिखा तुम? सिपाही को सिपॉय कहते थे, ये भी लिखा। सिपाही सिपाही का सिपाही That कर दिया, is पर अलग स्टाइल से। सिपाही सिपॉय। नेक्स्ट इज, कहाँ पर इनका शासन था? Where was led by Maratha, western part of India. Okay. Now, next question दिया है, state whether true or false. True or false बताना है आपको कि अब देखो, the Mughal emperor became stronger in 18th century. ये true है कि false है? 18th century तक आते आते तो बहादुर शाह जफर, उनका फिर शाह आलम, मोहम्मद सारंगीला बहुत वीक थे। ये तो कुछ भी नहीं कर पाते थे। इनके बेटों को उन्होंने रंगून भेज दिया था एग्जैक्ट तक। तो 18th सेंचुरी तक आते आते 16th के बाद 17th में इनका बहुत अच्छा शासन चला, बट 18th तक आते आते ये वीक हो गए। तो ये चीज फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया। क्या ये बात सही है कि स्पेन, डच, फॉल्स नहीं, और भी इसके आए अलावा थे। और भी जर्मन, बहुत सारे और भी थे। स्पेन भी करता था, डच भी करते थे, इंग्लैंड भी करता था, फ्रांस भी करता था। तो केवल वही यूरोपियन कंट्री नहीं थी। ये भी फॉल्स है। सी देखो, महाराजा रणजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ पंजाब। हाँ, ट्रू। नेक्स्ट देखिए कि the British did not introduce administrative changes in the territory they conquered. क्या उन्होंने कोई False है। introduce नहीं किए changes? False introduce किए थे। उन्होंने तो दीवानी फौजदारी अदालत भी बनाई थी, और उन्होंने अलग से काजी मुफ्ती भी करे थे, पंडित भी लगाए थे। तो ये ऐसा नहीं कि नहीं किए थे। मतलब देखो, किया था। now that is
Who attracted European traders company in India? क्वेश्चन नंबर 4. ऐसी क्या चीज थी गोल्ड कि जिसकी वजह से भारत का कॉटन, भारत के जो स्पाइसेस थे, मसाले, हाँ ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फेमस थी. तो इसको लिखो, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वर अट्रैक्टेड टू इंडिया ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हुई. लिखो उसका. यूरोपियन कंट्रीज वर अट्रैक्टेड, ट्रेडिंग कंपनी थी were attracted to India due to following reasons. पहला, cheap and fine quality of silk and cotton. Cheap and फाइन क्वालिटी, यहाँ का मसलिन का कपड़ा बहुत अच्छा मिलता था. ऑफ सिल्क एंड कॉटन. वैसे तो सिल्क बनाने का काम चाइना का था, लेकिन इंडिया ने तब चाइना के बाद फिर इंडिया ने भी सीख लिया. हम लोग भी सिल्क बनाने, बनारस का सिल्क. फॉर स्पाइसेस, इसके अलावा हमारे यहाँ केरला में स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस था. साउथ like pepper, cloves, cardamom and cinnamon. दालचीनी, इलायची, ठीक है, काली मिर्च, लौंग. So for spices like pepper, pepper का मतलब होता है काली मिर्च. काली मिर्च. clove, लौंग, cardamom, इलायची और सिनेमॉन, दालचीनी. दालचीनी देखिए क्या आपको? नहीं. ठीक है. ये कैसे होती है? एंड सिनेमॉन, दैट इज, इतनी सारी चीजें थी. ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए फेमस था. अब जरा देखो, दैट इज सिनेमॉन. देखो, दालचीनी ऐसी दिखती है. ये तुम लोगों ने कभी देखी है ऐसी दालचीनी? ऐसे ये किसी छोले वोले में पड़ती है, छिलके टाइप होती है, नहीं जानते हो? ऐसे दालचीनी कभी नहीं देखी? दालचीनी का पाउडर होता है बाजार में मिलती है. नहीं, ये छिलका होता है. कोई बात नहीं, बहुत उससे महंगा ना. From trade to territory solutions. अब हम अगला सवाल देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. That is, क्वेश्चन पूछा गया है कि what were the areas of conflict between बंगाल नवाब्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी? इनके बीच में कंफ्लिक्ट किस किस चीज में लेकर था? तो what were the areas of conflict? फिफ्थ क्वेश्चन देखिए. what were the areas of conflict, ठीक है, बिटवीन बंगाल नवाब, क्योंकि इनके बीच में लड़ाई हुई थी ना, बैटल ऑफ प्लासी में, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी. इनके बीच क्या कंफ्लिक्ट थे, झगड़े के क्या कारण थे? एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट का मतलब झगड़े के क्या क्या कारण? तो इसका आंसर क्या है कि बंगाल नवाब refused to grant any concession to company.
क्या बंगाल नवाब ने कंपनी को छूट दे दी थी क्या रेवेन्यू की कि नहीं दी थी? ड्यूटी फ्री नहीं दिया था, बोला तुमको तो देना पड़ेगा, बाहर जाएगा सामान, एक्साइज ड्यूटी अभी भी तो लगती है। ठीक है, बंगाल नवाब, अब ये समझो, ये हमने 4000 का हर्ट है, 4000 रुपये फ्रांस को दिए तबाह के जाने में, 4000 रुपये। ये सब चीज़ कोई फ्रांस की है, कोई ब्रिटेन की है, ऐसे नहीं आई है। तो उसके लिए जितने की कीमत होती है उतना ही देना पड़ता है। समझ आई बात कि नहीं? तो क्या ऐसे हम किसी का पैसा छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते ना। तो क्या चीज़ कही गई है? बंगाल नवाब अनाउंस इट्स ऑटोनॉमी, कि मैं ही सर्वशक्तिशाली हूँ। ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है रितिमा? मैं ही सर्वशक्तिशाली हूँ। एंड रिफ्यूज्ड टू ग्रांट एनी कंसेशन, तो हम तुमको कोई कंसेशन नहीं देंगे। औरंगजेब मर गया जिसने दिया, अब किस चीज़ को? सही है। तो क्या बात है बताइए? जो बंगाल नवाब था लवलेश, उसने क्या किया? अनाउंस्ड इट्स ऑटोनॉमी, कि मैं ही सब कुछ हूँ और अब मैं किसी मुगल उगल को नहीं मानता, अब मेरी जमीन है। पहले वो मुगल का सामंत था, मुगलों ने तो उनको बनाया था, लेकिन जब राजा ही मर गया तो क्यों वो उसके पास मांगे, खुद ही राजा बन गए। ऑटोनॉमी को अनाउंस कर दिया एंड रिफ्यूज्ड टू ग्रांट एनी कंसेशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने कोई भी ग्रांट देने से मना कर दिया। तीसरी चीज, दे डिनाइड कंपनी टू मिंट कॉइन्स। पहले कंपनी अपने सिक्के चलाती थी, लेकिन उन्होंने कहा कोई सिक्के नहीं डाले जाएंगे, जो हमारी करेंसी वही चलेगी। दे डिनाइड कंपनी टू मिंट कॉइन्स। नहीं तो तुम जितने मर्जी सिक्के डाल लोगे अपनी करेंसी और फिर उसको चलाते रहोगे लोगों के बीच। दे स्टॉप्ड कंपनी फॉर मेकिंग एनी फोर्टिफिकेशन। वो लोग किले बना के बैठे थे बंदूक के साथ, उन्होंने कहा आप कोई किला नहीं बनाओगे। दे स्टॉप्ड कंपनी ठीक है फॉर मेकिंग फोर्ट्स। किलेबंदी भी बंद कर दी। इसके अलावा नवाब एक्यूज्ड, नवाब ने एक्यूज किया, आरोप लगाया। दैट, क्या आरोप लगाया? दैट कंपनी हैज डिसीव्ड हिम। कंपनी ने क्या किया है? धोखा दिया है। दैट कंपनी हैज, डिसीव का मतलब धोखा देना, डिसीव हिम, ठीक है, उन्हें धोखा दिया है। और क्या काम किया है कि एंड ट्राइड टू ह्यूमिलिएट एंड डिसरिस्पेक्टेड नवाब। वो लोग अपने आदमी रखते थे नहीं, जैसे हमने कहा था रेजिडेंट, हुसैन लवलेश ने क्या बताया था? रेजिडेंट रखते थे नहीं, तो रेजिडेंट रखे तो वो क्या नवाब उनकी बात मानेगा? तो उन्होंने सिर्फ धोखा ही नहीं दिया है और साथ में क्या किया है? एंड डिसरिस्पेक्टेड नवाब। धोखा कैसे दिया है? सबसे कहते थे तुम लोग भी टैक्स ना दो, हमारे थ्रू लो। ये सही बात होती है क्या? नहीं ना। तुमको अगर छूट दे दी जाए तो तुम कह दोगे हमने कहा लवलेश सिनेमा में आएंगे तो इनको छूट है, तो अब लवलेश ने कहा चलो सब लोग चलो सिनेमा में, तो तुम लोग टिकट का पैसा हमको दे दो।
खुद ये सबसे पैसे लेके सबको सिनेमा दिखा रहे हैं, और पूरा का पूरा जो सिनेमा हॉल है उसमें वो एक भी टिकट ही नहीं बिक रही है, एक लवलेस का चक्कर। तो बोलो ये धोखा नहीं हुआ? धोखा तो हो गया। तो वही ये करती थी। तो दे कंपनी हैज डिसीव्ड हिम, कंपनी ने उसे क्या दिया है? धोखा दिया है। और क्या किया है बताइए? एंड डिसरिस्पेक्टेड नवाब, और कंपनी का अपमान, नवाब का अपमान किया। डिसरिस्पेक्ट समझते हो? वो वहीं दरबार में बैठे रहते थे। एंड डिसरिस्पेक्टेड नवाब। इस तरीके से दीज यही 4 पॉइंट थे विच वर द एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट। ओके, अब देखिए नाउ अगला क्वेश्चन, इसको एक बार पढ़ो फिर सुनाओ। ये दोनों क्वेश्चन पूछेंगे। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन। हाउ डिड द assumption of दीवानी benefited the East India Company? अगर उनको दीवानी का राइट मिल जाए तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का फायदा हो जाए? तो ये चारों पॉइंट एक बार ठीक से तैयार कर लो, फिर हम पूछ लें। अब देखिए ओके। तुम कभी कभी आते हो क्लास में, बाकी समय नहीं आते हो क्या? आजकल भी छुट्टी पे चल रहे हो अभी तक? और मार्क्स भी सब एक लाते हो 5 में। तो छुट्टी से बाहर निकलो, बहुत दिन हो गया। ये लो, क्या तुम्हारी राइटिंग है दीदी? मैं कैसे पढ़ूं? ये आरुष, हाँ? आरुष, प्रत्युष, नाम लिखा करो, लवलेश, अंकित, प्रत्युष, प्रियांश। आधा नंबर ला रहे हो तुम तो, छुट्टी के ही मोड में हो, बिल्कुल बढ़िया। सब बच्चे आते हैं, कल भी तुम नहीं आए थे। तेजस, नाम लिखा करो स्कूल नाम। आरुष, प्रत्युष, वो नहीं पा रहे तुमसे काम, जैसे एग्जाम आ रहे। और रिद्धिमा, लवलेश, अंकित, तेजस, हेमंत। फुल किसके हैं? फुल है किसमें? कहाँ से? 2 में? हाँ? 1 में है। नहीं इधर चलो। अब what were the areas of conflict between East India Company and Bengal Nawab? बोलो, करो। ये वाला क्वेश्चन याद करो, जिसके 4 पॉइंट बताने। कंपनी accused, Nawab accused that company has deceived him
and disrespected him. Now आपने क्या यही कहा? हो गया। कंपनी ने क्या किया बोलो? Accused him and disrespected. चलो ओके, याद हुआ? What were the areas of conflict between बोलो क्या 4 पॉइंट? एक मिनट रुको, उनकी छुट्टी करनी पड़ेगी, पानी बरस रहा है। हाँ बताइए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पड़ेंगे। दोनों क्वेश्चन याद कर लो। इस ये वीडियो बंद है ना? बारिश हो रही है। वीडियो बंद करोगे तो लिखूं जरा नीचे से। बोलो दीदी मैं 4 पॉइंट। So Bengal announced its autonomy and refused to grant Of Diwani benefited the East India Company. Benefited East India Company. क्या उनको जो पैसा देने की अथॉरिटी मिली उससे कंपनी को कुछ फायदा हुआ? अब उनको ब्रिटेन से सोना नहीं लाना पड़ता था कॉटन खरीदने के लिए, यहीं से पैसा लेते थे, यहीं से सोना ले लेते थे, फायदा होगा कि नहीं? तो 1765 में जो मुगल एम्परर थे उन्होंने क्या किया? द मुगल एम्परर इन, ठीक है, 1765 Who was Mughal emperor in 1765? That is Shah Alam II थे, उन्होंने इनको किया, ठीक है? Now in आंसर लिखिए 1765 मुगल एम्परर शाह आलम II एम्परर शाह आलम II। देखो सबसे पहले हुआ बाबर, ठीक है, जो 1526 में आया था पानीपत की लड़ाई में। फिर बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां के बाद औरंगजेब, फिर औरंगजेब, औरंगजेब के बाद मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह, और फिर शाह आलम। उसके बाद कौन आया? आलम। इसी को शाह आलम II भी कहा जाता है, सही है? तो शाह आलम II ने क्या किया? अपॉइंटेड दीवान ऑफ कंपनी, उसने कंपनी का दीवान नियुक्त कर दिया। अच्छा बोलो, दीवान अगर कंपनी का होगा तो पैसा किसको देगा?
हाँ, इन बंगाल। तो इसकी वजह से क्या हुआ? नाउ सो दिस allowed company to collect large amount of revenue। भाई जिसकी दीवानी होगी वो तो बहुत रेवेन्यू कलेक्ट कर लेगा। तो अब क्या हुआ? नाउ कंपनी was able to collect, क्या कलेक्ट करती थी लवलेश? रेवेन्यू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। और इस रेवेन्यू का वो क्या करेगी? अब कंपनी ने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। नाउ दिस सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम ऑफ कंपनी। तो कंपनी वाज फेसिंग द मनी इशू। उसको पैसे की बड़ी जरूरत थी, सामान खरीदना चाहती थी, पैसे नहीं थे कंपनी के पास। तो अब उसकी समस्या का सॉल्व हो गई। यहीं से पैसे लो, यहीं के लोगों से लो, उन्हीं का सामान खरीदो। इससे बड़ा क्या होगा? नाउ एट दैट टाइम कंपनी was facing with money crisis। मनी क्राइसिस जानते हो? पैसे की समस्या। क्राइसिस का मतलब समस्या की क्राइसिस हो गई। मनी क्राइसिस से गुजर रही थी। नाउ कंपनी है सरप्लस मनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू आने लग गया। नाउ कंपनी के पास क्या हो गया? सरप्लस मनी। ठीक है, ड्यू टू रेवेन्यू। कंपनी के पास पैसा आने लगा। Now there was no need to bring gold। कहां से गोल्ड लाना और सिल्वर कहां से लाना? फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से लाना नहीं पड़ रहा है। क्यों? यही पैसा मिल रहा है। Now there was no need to bring gold and silver from ब्रिटेन। Britain। किसके लिए? To purchase cotton, silk and spices। अब इसे लाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता था। This money is also used for making forts, यानी फोर्टिफिकेशन। किसके लिए पैसा इस्तेमाल होगा? फॉर मेकिंग फोर्ट्स। फोर्टिफिकेशन बहुत अच्छा बता रहा है, फोर्टिफिकेशन ही लिखा है। फोर्टिफिकेशन यानी हम उसको इससे पैसे से वो किले भी बना सकती थी। एंड कैन मेंटेन ट्रूप्स एंड आर्म्स। हथियार भी चाहिए ना, लोगों को सैलरी देनी पड़ती। तुम 10-10 हजार सैनिक रखोगे तो हमको पैसा नहीं चाहिए, देना पड़ेगा। एंड फॉर मेंटेनिंग ट्रूप्स। ट्रूप्स का क्या मतलब होता है? सेना। इस तरीके से कंपनी को फायदा मिला। समझो इस चीज को। इन 1765 मुगल एम्परर शाह आलम ने क्या किया? हैंडेड ओवर दीवानी टू ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ द कंपनीज दीवान कैन कलेक्ट मनी। इट हैज सॉल्व्ड द मेजर प्रॉब्लम ऑफ कंपनी। Now company has no need to bring gold and silver from Britain to purchase cotton, silk and spices. This money is used for purchasing these items. Also this money was used
फॉर फोर्टिफिकेशन एंड मेंटेनिंग ट्रूप। समझ में आ गई बात कोई? किले बनाने के लिए और सेना के लिए भी इस्तेमाल होने लगा है कैसे। नाउ कंपनी है सरप्लस मनी। अब कंपनी के पास पैसे की कोई कमी रह गई? अगला सवाल देखिए, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस से आप क्या समझते हो? साझेदारी के गठबंधन से आप क्या समझते हो? एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी का मतलब है कि उनके अंडर में, अलायंस का मतलब गठबंधन। अब इसका मतलब समझो, मीनिंग ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। हिंदी मीनिंग ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, इसको कहते हैं सब्सिडियरी का मतलब है सहायक, जो उनकी सहायता करे, सहायक गठबंधन। भारत के जो नवाब थे वो उनके सहायक बन गए थे, उनको कॉपरेट करना था। तो इसके जो 7 पॉइंट हम लिखे सब्सिडियरी अलायंस, क्या क्या चीज है? देखो, पहली चीज सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। अलायंस सिस्टम, पहली चीज द स्टेट विच साइंस दिस ट्रीटी। जो कोई भी स्टेट होती थी या प्रोविंस जो इस ट्रीटी को साइन करती थी, विच साइंस दिस ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब होता है जो इस मतलब अनुबंध को साइन करती थी, इस प्रस्ताव को, वो क्या करती थी? एक्सेप्ट ब्रिटिश एज ए सुप्रीम अथॉरिटी। उसे क्या स्वीकार करना पड़ता था? ब्रिटिश एज सुप्रीम अथॉरिटी। उसे ये मानना पड़ता था कि वो अथॉरिटी नहीं है सुप्रीम, ब्रिटेन सुप्रीम है। अच्छा, दूसरी चीज, that state has to appoint उसको एक अपॉइंट करना पड़ता था इंग्लिश रेजिडेंट इन दरबार। इसका मतलब समझते हो लवलेश? इंग्लिश रेजिडेंट, उनका एक मतलब कोई रेजिडेंट या नेता जो उन पे चेक करता था। Who keeps watch in port activity? समझ में आ गई बात कि नहीं? So appoint English resident in port, जो क्या करता था? आइए, Who keeps watch on port activity? कि दरबार में क्या काम चल रहा है वो वहां चुगली करेगा जाके। तीसरी चीज, that state is not allowed to keep their own army, they have to keep English army। उन्हें अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं था। अवध की सेना नहीं होगी, वो सेना ब्रिटिश की कहलाएगी और ब्रिटिश के झंडे के नीचे ही पड़ेगी पड़ेगी, अवध का झंडा नहीं लगेगा। that state is not allowed, is not allowed to keep its own army, they have to keep, उन्हें क्या रखना पड़ता था? बोलो, ब्रिटिश आर्मी या इंग्लिश आर्मी भी लिख सकते हो, वो इंग्लिश आर्मी लिखा है तो इसलिए ऐसा करना पड़ता है।
भी इंग्लिश लिखो, क्योंकि कुछ चीजें हैं आगे आप लोगों को पता चलेगी। अब मैं बता देता हूँ, तुम लोग एक बात समझो, ये कब की बात है। उस समय 4 चीजें थी, ये देखो, वेल्स था, स्कॉटलैंड था, और इंग्लैंड। अच्छा, ये क्या था, आयरलैंड। आयरलैंड में भी 2 हिस्से थे, एक नॉर्थ आयरलैंड था और एक कौन सा था, और साउथ आयरलैंड था। इतने हिस्से को मिला दो तो क्या कहते थे इन तीनों को, ग्रेट ब्रिटेन। United Kingdom. ग्रेट ब्रिटेन अभी बता रहे हैं। और इसको भी मिला दो, ये वाला, ये और ये सब मिला दो, तब क्या कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड Kingdom. किंगडम। लेकिन जब ये बात हो रही उस समय सिर्फ इंग्लैंड ही था, अभी ग्रेट ब्रिटेन भी नहीं बना, इसलिए हम ब्रिटेन वर्ड ना यूज करें तो अच्छा। जब सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया ना इंग्लैंड, तब फिर उसने इन सबको हड़प लिया, वहां भी हड़प लिया, वेल्स को, स्कॉटलैंड को, सबको। अभी इसलिए इंग्लिश बोलना ज्यादा ठीक। अच्छा, फिर आयरलैंड को भी हड़प लिया, तब फिर ये यूनाइटेड किंगडम बन गया। बोलो, बात समझ में आ गई? तो इसलिए अच्छा, पहली बात तुमको क्या बताई, द स्टेट विच साइंस द ट्रीटी हैज टू एक्सेप्ट इंग्लिश एज सुप्रीम अथॉरिटी। बोलो, बात समझ में आई है मैम? ठीक है, बस यही 2 क्वेश्चन कर लें, फिर आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो साइन करता था उसको क्या एक्सेप्ट करना पड़ता था, ये इंग्लिश सुप्रीम अथॉरिटी है। दूसरा क्या करना पड़ता था कि दूसरी चीज क्या थी, ही हैज टू अपॉइंट इंग्लिश रेजिडेंस, वहाँ उसका प्रतिनिधि बैठता था, हु कीप्स चेक ऑन किंग एंड द कोर्ट एक्टिविटी, कहाँ क्या हो रहा है। वो बात समझ में आ गई। तीसरी चीज क्या करना पड़ता था, दे आर नॉट अलाउड टू कीप देयर ओन आर्मी, दे हैव टू कीप इंग्लिश आर्मी। इसमें 3 चीज समझ में आ गई, ये आसान चीजें हैं। चौथी चीज देखो, दे हैव टू पे सम मंथली रेवेन्यू टू कंपनी। उन्हें और क्या करना पड़ता था, हेलो, हाँ जी, नमस्ते। अच्छा, ठीक है, भेज देते हैं। हाँ जी, भेज देते हैं। ओके, जाओ, आ गई मम्मी। ये वाला सवाल देख लेना है ना, वीडियो से देख लेना। चलो 5 मिनट में आपको वो भी छोड़ देंगे, कब चला दें, संडे को आएगा ना। अब देखो, चौथी चीज क्या है कि इफ इंडियन रूलर्स, इंडियन रूलर को क्या करना पड़ता था, इंडियन रूलर्स हैव टू पे, क्या पे करना पड़ता था, मंथली रेवेन्यू। कितना, डिसाइडेड बाय कंपनी, जितना कंपनी कहती थी उतना देना पड़ता था, डिसाइडेड बाय कंपनी। इफ रूलर फेल टू पे दिस रेवेन्यू, तो क्या होगा, बिल्कुल सही, रूलर फेल टू पे दिस रेवेन्यू, their territory was annexed, उनका जो जमीन है वो हथिया लिया जाता था। एक्स का मतलब कुल्हाड़ी और एनेक्स का मतलब काट लेना, काट करके कंपनी दे देती थी एज पेनल्टी, पेनल्टी पे ले लिया जाएगा। अगली चीज, अवध एंड हैदराबाद वर इट्स विक्टिम। कौन इसके विक्टिम थे, अवध एंड हैदराबाद स्टेट्स। वो ले लिए गए थे ऐसे, वो लोग दे नहीं पाए पैसा। अच्छा, इसके बदले में कंपनी क्या करती थी,
कंपनी उनका प्रोटेक्शन कि भाई तुम इतना हमारे लिए कर रहे हो तो हम भी तुम्हारे लिए करते हैं। तो पांचवी क्या चीज़ थी जरा देखो, प्रोटेक्शन बाय इंग्लिश। कि भाई तुम हमको 4 चीज़ दे रहे हो तो तुम्हारे ऊपर अगर कोई इंडियन हमला करेगा, अब इंडियन में इतनी ताकत बची नहीं थी कि कोई किसी पे क्यों हमला करेगा, सब तो अपने को बचाने के चक्कर में थी। फिर भी कंपनी कहती थी कि हम तुमसे वादा करते हैं कि किससे बचाएंगे, if some ruler attacks on you, सब जगह से सेना ले आएंगे, सारी सेना मेरी ही है, तुम हमको पैसा दे रहे हो, कंपनी की इनकम हो रही है तो हम तुमको बचाएंगे भी ना। In return, English company promises. In return, company promised to protect state from enemy. अगर कोई एनिमी आक्रमण करेगा तो हम तुमको बचा लेंगे ना। अब देखिए एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। पढ़ो एक बार। यही तो क्वेश्चन आपको करने 6 और 7, एक बार पढ़ लो, फिर बारिश भी रुक गई, ये करके जाओ। हाँ किसी का कॉल आ रहा है। 10 निकिता तुम्हारी है, तुम्हारे किसको आया क्या?